कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड में हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमने देखा ऑक्टेट रूल, जहां ऑक्टेट रूल फॉलो होगा वहां पे स्टेबिलिटी मिलेगी, और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल थे, एंड दैट्स व्हाई ऑक्टेट रूल वैलिड भी माना गया। बट उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ और यू कैन से एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, है ना, लिमिटेशन और यू कैन से एक्सेप्शन जहां फॉलो नहीं हो रहा है। तो इसमें पहला है, लेट्स से जो पढ़ा रहे हैं अभी उस पर फोकस करो, इधर उधर के क्वेश्चन मत पूछो, ठीक है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो हमें पता है कि कुछ कंपाउंड्स जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है वो स्टेबल होते हैं, है ना। तो वी नो दैट सम कंपाउंड्स are unstable, are stable, है ना, despite having, है ना, incomplete octet। उसमें एग्जाम्पल है बोरॉन के कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन एंड बोरॉन ग्रुप, बोरॉन फैमिली, जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, है ना, ये सब, गैलियम, राइट। तो और एग्जाम्पल में कुछ लिख सकते हैं, जैसे BCl3 हो गया, BF3 हो गया, है ना, AlCl3। उसके बाद आता है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का मतलब क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, या फिर यू कैन से, है ना, इनकम्प्लीट ऑक्टेट का ही पार्ट है ये एक तरह से। 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गया, या फिर यू कैन से ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एग्जाम्पल्स आर NO, NO2 एंड ClO2। ये जो है वो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। जैसे यहाँ समझते हैं, NO का बॉन्ड बनाओ, NO का स्ट्रक्चर बनाओ, तो NO का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? N is having 5 electrons, oxygen which is having 6 electrons, ठीक है। now they are going to form bond। तो अब इसमें ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। पर नाइट्रोजन के कितने हुए? नाइट्रोजन इज हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन ओनली, तो 5 एंड 2 7। कैसे भी यहाँ पे, है ना, इसके 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। अगर इसके 8 इलेक्ट्रॉन कराने जाएंगे तो इसके 9 हो जाएंगे, राइट। सो दैट्स व्हाई, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, और 9 तो पॉसिबल नहीं है, तो दिस इज लाइक ओवर हियर, ये हो गया, तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आर पैरामैग्नेटिक, क्योंकि उनके पास हमेशा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या होंगी? पैरामैग्नेटिक होंगी। ये तो हो गया NO का स्ट्रक्चर। लेट्स अंडरस्टैंड NO2 स्ट्रक्चर। तो NO2 में भी यही है, 2 ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग लेट्स से डबल बॉन्ड विद दिस ऑक्सीजन, ठीक है। अगर इसके साथ हुआ तो ये, इसके नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे, और इसके 8 हो गए, ये हैप्पी हो गया। नाउ राइट, आपको भी ये बात बताया कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, नाइट्रोजन को 1 चाहिए, तो फिर क्या होगा? 2 बॉन्ड तो बन नहीं सकते यहाँ पे, राइट। वी कैन नॉट फॉर्म 2 बॉन्ड्स। 2 बॉन्ड बनाएंगे तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट बढ़ जाएगा, है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये 2 ऐसा हो जाए, राइट।
तो यहाँ 8 हो जाए, तो फिर क्या होगा, ये नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स, तो क्या हो जाएगा ऐसे 4 बॉन्ड्स, तो इसके बाद 9 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर होता क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कैसे स्टेबिलिटी दे रहा है ये, by providing electrons over here, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो अभी भी ये 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज रहा, तो ये दोनों है ना, इनमें नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन है, वो पैरामैग्नेटिक हो गया। ClO2, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, स्ट्रक्चर ऐसे, ठीक है, NO2 में देख लो भाई, यहाँ पे 2 बॉन्ड बन गया, NO के बाद एक ऑक्सीजन और है। अब नाउ दिस नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म 4 बॉन्ड। अगर 4 बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, सॉरी 9, हाँ, so 7 + 2 9, ये दो तो बन नहीं सकते, so that's why it is coordinating 2 electrons। क्लियर है, dative bond and coordinate bond same thing। ठीक है, ये ऐसा हो गया। ClO2 कैसे दिखेगा, क्लोरीन, क्लोरीन मैंने बोला थर्ड पीरियड ऑनवर्ड, है ना, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड ये लग्जरी होती है कि दे कैन एक्सपेंड देयर ऑक्टेट। तो रादर देन लेट्स से ड्राइंग लाइक दिस, है ना, जैसे हमने NO2 में बोला था, हम क्या कर सकते हैं, इसको डबल बॉन्ड एक्सपेंड कर सकते हैं ऑक्टेट। यहाँ पे क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें 4 बॉन्ड उसने बना लिए, तो 7 + 4 11 इलेक्ट्रॉन्स। कुल मिला के इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज याद रखना, पूछ जाते हैं कई बार। All of these are going to be paramagnetic because they are having one unpaired electron। थर्ड लिमिटेशन है इसमें एक्सपेंडेड ऑक्टेट और हाइपरवेलेंट ऑक्टेट, हाइपरवेलेंट ऑक्टेट, और समटाइम इट इज कॉल्ड सुपर ऑक्टेट। ठीक है, तो ये कहां पे होगा, तो हम लिख लेंगे थर्ड पीरियड ऑनवर्ड, है ना, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड elements can expand their octet, elements can expand their octet। तो एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे बहुत सारे एग्जांपल है, PCl5, है ना, phosphorus is having 5 electrons, so clearly it needs to let's say form 3 bond, अगर हम octet complete करें की बात करें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, phosphorus is forming 5 bonds, so PCl5 हो गया, SO3, sulfur is forming 6 bonds like that। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं। other drawbacks, कुछ और भी मतलब बातें हैं जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया ऑक्टेट रूल, वो ये है कि हमने ये बेसिस माना था इनर्ट गैसेस आर स्टेबल, है ना, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। बेसिस क्या था, बेसिस ऑफ ऑक्टेट, लेट्स से बेसिस ऑफ ऑक्टेट रूल वाज स्टेबिलिटी ऑफ इनर्ट गैसेस। तो हमने बोला सब लोग जो है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहेंगे, बट heavier, you can say, but certain, let's say, inert gases also forms bond, right? So we can say ki but xenon and krypton participate in bonding, तो जो होल क्राइटेरिया था
कि इनर्ट गैस स्टेबिलिटी ऑफ इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वो यहाँ डिफाई हो गया, क्योंकि ये जो है ना ज़ीनॉन एंड क्रिप्टॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, ये खुद बॉन्ड बना रहे हैं स्टेबल होने के लिए। बॉन्ड बना रहे हैं इसका मतलब क्या है, और स्टेबल हो रहे हैं, राइट। ज़ीनॉन कंपाउंड है XeF4, XeF2, XeO4 है ना, KrF2, ऐसे बहुत सारे एक्सेट्रा, ये सारे कंपाउंड्स मिल रहे हैं। तो इससे ये क्लियरली होता है कि जो बात ऑक्टेट रूल वाली बात हुई थी वो ठीक है, बहुत सारी केसेस में सही है, लेकिन हमेशा सही नहीं है। इट इज नॉट ऑलवेज वैलिड, ठीक है, विदाउट। और इसमें देखो ये भी बात है, इसमें कुछ भी ऐसी बॉन्ड एनर्जी किसी और पैरामीटर के बारे में बात नहीं करी गई है ना। जो लुईस स्ट्रक्चर है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, जिसके थ्रू ऑक्टेट ये थ्योरी आई है, उसमें कुछ नहीं बोला गया कि बॉन्ड किस तरह के बनेंगे, कोई बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड पैरामीटर पे भी कोई बात नहीं करी गई। तो ये भी लिख सकते हैं, है ना। bond parameters like bond energy, bond length, and types of bonds and types of bonds were not explained, or let's say in this theory. तो पहले तो डाउट क्या है कि सर ये ज़ीनॉन एंड क्रिप्टॉन बॉन्ड बना रहे होंगे अंडर सर्टेन कंडीशन, राइट। हाँ ठीक है, कंडीशन कोई इतना कुछ कंडीशन रहेंगी। दूसरा डाउट है, सर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड हाउ ज़ीनॉन एंड क्रिप्टॉन कैन फॉर्म बॉन्ड्स व्हेन नो इलेक्ट्रॉन इज पेयर्ड टू डू सो। 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना आउटर में, जैसे अभी हमने देखा था, राइट। I माइनस इज हैविंग in the previous structure, I minus is having 8 electron. It is forming bond. So this is the, let's say, the reason when we said कि जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो बॉन्ड नहीं बनना चाहिए, बट एक्चुअल में हम देख रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी बॉन्ड बन जाते हैं, राइट। तो है ना, जो बेसिस है, जो स्टेबिलिटी का बेसिस है, वही फॉलो नहीं हो रहा है हर जगह। दैट्स हाउ। नो नो, इट डिपेंड्स ऑन कि कितने बॉन्ड बन रहे हैं। सो ऑल 8 बॉन्ड्स आर गोइंग टू बी पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग। तो यही तो लिखा है, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल क्या है ना, दैट इज वी आर सेइंग कि वायलेशन ऑफ ऑक्टेट रूल हो रहा है, और हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे देखूं, ज़ीनॉन XeF4, ज़ीनॉन के 8 इलेक्ट्रॉन्स में केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स ही यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट व्हेन वी आर सेइंग XeO4, then all 8 electron has to participate because 4 oxygen means 4 into 2 bonds, that is 8 electrons, ठीक है। तो ये सब हो गए limitations of octet rule। हाँ, ज़ीनॉन क्रिप्टॉन अगर बॉन्ड बना रहे हैं तो these are exceptions। yes सर, रीजन वही है ना कि 3 पीरियड के बाद ऑक्टेट एक्सपेंड होता है। यस ठीक है, और कोई डाउट? चले आगे। तो अब इन सब बातों को, बॉन्ड लेंथ मींस, यस रेडियाई बताई थी ना आपको, हेलो, उसमें आप याद नहीं रखते हो चीजें, क्या बताया था? रेडियाई ना, Cl दो न्यूक्लियस के बीच में, तो बताया था ना इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है इसके बाद। तो अभी हमने देखा कि लुईस स्ट्रक्चर ये तो बताने में सक्सेसफुल हुआ कि किसकी कितनी बैलेंसी होगी और किस तरह के बॉन्ड बनेंगे, है ना। क्या वो सिंगल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, है ना, ये सब बता दिया गया, राइट। क्या नहीं बताया गया वो था कि बॉन्ड पैरामीटर के बारे में कुछ नहीं बताया गया, मॉलिक्यूल दिखेगा कैसा उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, ये सब बिल्कुल भी नहीं बताया गया, है ना। कि बॉन्ड लेंथ कैसे एक्सप्लेन होगी, जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन की हम बात कर रहे हैं, दोनों में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, या क्लोरीन की बात कर रहे हैं,
तो क्या ये सब, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, इनके बॉन्ड पैरामीटर सेम होंगे क्या? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी सेम होगी क्या? राइट? तो इस पे कोई बात नहीं कही गई, बस इतना बोला गया कि ये सिंगल ऐसे बॉन्ड बना के स्टेबिलिटी गेन कर लेगा, दैट्स इट। इतनी आसान में ऑक्टेट रूल में क्या पता चला? ठीक है, लुईस थ्योरी, मतलब लुईस थ्योरी से क्या पता चला कि कैसे बॉन्ड बनेंगे, सिंगल बनेगा, डबल बनेगा, राइट, लाइक दैट। ठीक है, बट इनके बारे में कुछ और कुछ इन डेप्थ नॉलेज थी तो नहीं। ठीक है, तो अब इस बात को समझाने के लिए कौन सी थ्योरी आई? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, शॉर्ट में इसको लिखते हैं VBT। ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। और है ना, इसमें क्या आता है? ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। कोवेलेंट बॉन्ड शुरुआत से पढ़ रहे हैं रुशील, आयनिक बॉन्ड खत्म हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड में बता रहे हैं कि कैसे कैसे बॉन्ड बन रहे थे, राइट। H2 में बॉन्ड कौन सा होता है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में H2, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या पढ़ रहे हैं? कहाँ कंफ्यूजन है तुम्हें? कोवेलेंट बॉन्ड ही पढ़ रहे हैं ना। अब उसमें हम उसमें अप्रोच अपनी बढ़ा रहे हैं, है ना। सबसे पहले बस इतना बताया गया कि कौन मॉलिक्यूल, कौन कौन लेट्स से which element is going to form how many bonds, how many electrons it is needed, how we are going to explain the stability of a certain molecule. These were the challenges which were addressed in the first theory, Lewis structure theory. Okay, now we are moving towards that. Okay, we know that single bonds, two, let's say two different substances are having single bonds. So what are the, let's say, parameter, whether the bond lengths are going to be same, bond energy is going to be same or different, what, how we are going to explain, what is the basis of that? ठीक है रुशील, so that is going to be explained in valence bond theory. Okay, now in valence bond theory the concept was overlapping of orbital will takes place. How? So they said that whenever bond is going to form, right, whenever we already know na, जब भी bond को तोड़ना है, whenever we have to break the bond, we have to give the energy. The opposite will happen whenever the bond is going to be formed, right, the energy is going to be released, that is called bond energy, right. So let's say एक बात लिख लेते हैं, bond energy क्या होता है? Energy required to break 1 mole, है ना, 1 mole, 1 mole a particular bond, 1 mole break a particular bond, break a particular bond in 1 mole gaseous molecule. That is called bond energy, right? Since again the same thing, we don't know how much energy is going to release. We know that this is lattice energy meta, right? We don't know how much energy is going to be released. That's why we are saying whatever energy is going to be required to break the bond, that is bond energy. Okay. What is the bond length? Let's just write the bond length also. You know, bond length is distance between two nucleus in a molecule. That is going to be bond length of that particular bond. ठीक है, और particular elements जो भी bond बन रहा है, that is bond length.
Now let's understand this part. So when we said that molecule is going to be formed, it was expected कि two different elements, two different atoms are coming close to each other, है ना, उनके बीच में क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रही है, तो वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं और एक दूसरे के पास आके बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। एंड ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, वो एक दूसरे के इतने पास आ जा रहे हैं, राइट, कि उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के कारण हो रहा है, ठीक है। तो इसमें ये माना गया, लेट्स से इफ आई एम गोइंग टू से, if I am going to draw, let's say, a diagram of potential energy. Let's say before we are drawing potential energy, थोड़ा सा interaction समझ लेते हैं. So let's say when we are having, let's say, two atoms, which type of attraction forces and repulsion forces are acting over here? So ये positive है, this is positive, nucleus, electron and electron. So between them there is going to be a repulsion. Nucleus, two nucleus are going to repel each other. Let's say ये A है, ये B है, तो ये न्यूक्लियस ऑफ ए है, ये न्यूक्लियस ऑफ बी है, ये इलेक्ट्रॉन ऑफ ए है, इलेक्ट्रॉन ऑफ बी है, ठीक है, प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, बिटवीन टू एटम्स which are forming molecule, following forces are acting between these two atoms. फर्स्ट है अट्रैक्टिव फोर्स, किस किस के बीच में लग रहे हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एंड न्यूक्लियस ऑफ बी, एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी एंड न्यूक्लियस ऑफ ए, ठीक है। इनके बीच में लग रहे हैं, और रिपल्शन किन किन के बीच में लग रहा है, न्यूक्लियस ऑफ ए, न्यूक्लियस ऑफ बी, इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, इनके बीच में रिपल्शन फोर्सेस लग रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, इलेक्ट्रॉन ऑफ बी and nucleus of A, nucleus of B. Since we know that these two atoms are forming bond, hence attractive forces are dominating over repulsive force, है ना। अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो लेट्स से रिपल्सिव फोर्सेस के ऊपर डोमिनेट कर रहा है, इसीलिए ये एक दूसरे के पास आते जा रहे हैं। Hence attractive forces are dominating over repulsive force and these atoms are coming close to each other till, है ना, कब तक ये एक दूसरे के पास आते रहेंगे, ठीक है। हमें ये पता है कि ये लोग, ये मैं बता रहा हूँ मैंने क्या लिखा है, हमें ये पता है ये दोनों आपस में मॉलिक्यूल बना रहे हैं, राइट, दीज आर फॉर्मिंग बॉन्ड, आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है, एक दूसरे की तरफ क्लोजली आते जाएंगे, ये कब तक आते जाएंगे,
जब तक ये फोर्सेस बैलेंस ना हो जाए, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस आर इक्वल टू ईच अदर, उसके बाद आ सकते हैं क्या एक दूसरे के पास? नहीं। अगर उसके बाद अगर आपको और पास करना है, देन यू हैव टू पुट एनर्जी, तभी आप पास कर सकते हो। क्यों? नाउ यू हैव टू वर्क अगेंस्ट रिपल्शन, है ना? समझ में आ रही है बात? हाँ या ना? दो एटम्स हैं, दूर दूर हैं, आपको ये बात पता है कि वो आपस में मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इसका मतलब है वो एक दूसरे के पास आ रहे होंगे, इसका मतलब है उनका अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स पे डोमिनेट कर रहा होगा। कब तक पास आते जा रहे हैं? जब तक, है ना, टिल द टाइम और टिल द डिस्टेंस व्हेन द अट्रैक्टिव फोर्सेस आर इक्वल्स टू रिपल्सिव फोर्सेस, तब तक आएंगे। अब इनको आपस में फिर से एक दूसरे के पास करना है तो क्या होगा? व्हाट वी हैव टू डू, फिर हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। क्यों? हमें सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ेगी, देन ओनली दे कैन कम टू ईच अदर, है ना, एक दूसरे के पास आ सकते हैं। ठीक है, रिपल्सन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। तो आर कमिंग टू ईच अदर टिल, है ना, टिल अ डिस्टेंस that is called bond length, when attractive forces are equals to repulsive force. Equilibrium condition, equilibrium will be equilibrium condition, है ना, इनके बीच में इक्विलिब्रियम आ गया बस, ना तो अब ये फर्दर आगे जाएंगे ना यहाँ ये फर्दर दूर जाएंगे, राइट? तो ये हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है? किसी को कोई डाउट? बॉन्ड लेंथ तो बाद में पता चलेगी ना। बॉन्ड लेंथ क्या है? वो डिस्टेंस जहां पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको अगर खुद से करना है तो फिर वो बॉन्ड लेंथ नहीं होगा। दैट इज हाइपोथेटिकल, थियोरेटिकली बोल रहे हैं, एक्चुअल में तो होगा भी नहीं ना। दो एटम को पकड़ के आप उनके बीच की डिस्टेंस कम थोड़ी ना कर सकते हो। थियोरेटिकली वी आर सेइंग, लेट्स से अगर हमें फिर से फर्दर डिस्टेंस कम करनी पड़ेगी तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, रिपल्शन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, बस ये रहे। अब इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी से डिस्टेंस का, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, टू न्यूक्लियस, ठीक है। मान लो इनके बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस है ना, वेयर आर इज गोइंग टू बी इनफाइनाइट, राइट? तो जब इनफाइनाइट डिस्टेंस है किसके बीच में है? मान लो ये एक पिक्चराइजेशन है, दो एटम्स हैं, इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो आर है, बट आर इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, है ना। दो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं तो क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? जीरो से, इनफाइनाइट पे जीरो, ठीक है। उल्टा ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, जीरो से डिस्टेंस, जीरो से नहीं बता रहे हैं, उल्टा बता रहे हैं, है ना, इनफाइनाइट से। तो अगर आर इनफाइनाइट है, दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो उनके बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अब मान लो इन दोनों को इनफाइनाइट से छोड़ा गया तो दे आर गोइंग टू बी क्लोज टू ईच अदर, एक तरफ आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस आर गोइंग टू डोमिनेट ओवर रिपल्सिव फोर्सेस, सही है। तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी घटेगी के लिए दिमाग में याद रखो व्हाट वी हैव डन इन एटॉमिक स्ट्रक्चर टू, है ना, attractive forces are acting between nucleus and electrons. If the electron is jumping, let's say, है ना, going to lower, let's say, energy state, तो क्या होता है? बाहर एनर्जी रिलीज होती है ना, तो इस तरह से बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, खुद की पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। कैन यू कोरिलेट एनालॉजी?
जैसे जैसे बॉन्ड आप जैसे जैसे मॉलिक्यूल पास पास आते जा रहे हैं, एनर्जी रिलीज होती जा रही है, एंड वो एनर्जी बाहर निकल रही है, रिलीज हो रही है मतलब एनर्जी बाहर निकल रही है, तो खुद की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होती जाएगी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? कोई दिक्कत तो नहीं किसी में, किसी बात में? हम्म। सर अब एक बार ग्राफ का पार्ट फिर से समझाओगे? कौन सा वाला? अभी ग्राफ जो ड्रॉ ये कर, वाला। हाँ सर। अगर आर इनफाइनाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर। आर इनफाइनाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगी वैसे वैसे, है ना, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। अगेन अट्रैक्टिव फोर्सेस से समझना है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस के क्यू वन क्यू टू बाई आर देखना होगा। अगर आप के वन क्यू टू बाई आर देख रहे हो तो यहाँ कौन फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं, अट्रैक्टिव। कौन से फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव सर। हाँ, तो अट्रैक्टिव के लिए देखना है तो राइट, ओवरऑल जो नेट पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो अट्रैक्टिव फोर्सेस के हिसाब से आएगी, और वो धीरे धीरे कम हो रही होगी। ठीक है सर, समझा। थैंक यू सर। इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो सिस्टम की खुद की एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस विल नेवर बी जीरो, राइट, करेक्ट भी है, तो कभी हो नहीं सकता, राइट। क्या होगा, धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, और एक पॉइंट पे क्या होगी, सबसे कम होगी जहां पे इक्विलिब्रियम रीच हो रहा होगा, राइट, जिस पॉइंट पे, है ना, सबसे कम होगी। और अगर आप मतलब और कम करते जाओगे डिस्टेंस तो ये इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करेगी। इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम रीच हो गया, दिस इज, मतलब एनर्जी है ना, कम होते 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 मैक्सिमम एक पॉइंट पे पहुंच गई। अब इसके बाद कम नहीं हो सकती, मतलब इसके बाद इस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट, जो भी डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ, और जो भी एनर्जी रिलीज होगी जीरो से उसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी। दिस इज द बेसिस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। कितनी एनर्जी रिलीज हुई, है ना, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आने में, और इस पॉइंट पे क्या होगा, दीज एटम्स आर गोइंग टू बी ओवरलैपिंग विद ईच अदर, तो ये आर रह जाएगी जो भी है ना। तो इनफाइनाइट से धीरे धीरे ये एक दूसरे के पास आए, एनर्जी रिलीज होती गई होती गई होती गई होती गई, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके ये मिनिमम वैल्यू पहुंच गई। उसके बाद अगर आपको अगर ज्यादा करनी है तो अब रिपल्सिव फोर्सेस स्टार्टेड टू डोमिनेट, और उसके कारण क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना चालू करेगी, ठीक है, तो ऐसे बढ़ेगी, ठीक है, ये ग्राफ है। किसी को इसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो पूछ लो कहीं पे भी। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का फायदा क्या था, कि इट कैन एक्सप्लेन द बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, राइट। ठीक है, तो अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, जैसे कई लोग हैं नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी नेट होगी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस माइनस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू रिपल्सिव फोर्सेस, राइट। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरेक्शन चेंज हो रहे हैं, डिस्टेंस चेंज हो रही है, तो इनके बीच का इंटरेक्शन चेंज होता जाएगा, ये हो रहा है। अट्रैक्टिव के कारण क्या होगी, मतलब एनर्जी निगेटिव में आएगी, राइट। और सॉरी, हाँ, और रिपल्सिव के कारण क्या होगी, एनर्जी पॉजिटिव में आएगी। रिपल्सिव का मतलब क्या है, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। पहले यहाँ समझ लेते हैं, जो लोग पोटेंशियल एनर्जी भूल चुके हैं उनके लिए मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। अगर सेम चार्ज सिस्टम है जिनके बीच में रिपल्शन लग रहा है, उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर, ठीक है। तो जैसे जैसे आर की वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि हम इनफाइनाइट से आ रहे हैं, राइट, वी आर कमिंग फ्रॉम आर इक्वल टू इनफाइनाइट, तो जैसे जैसे आर की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स विल इंक्रीज, इट विल बी पॉजिटिव एंड इट विल इंक्रीज।
तो ये बढ़ेगी, ठीक है। और अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें, यहाँ पे अट्रैक्शन चल रहा है ना, वहां पे फॉर्मूला हो जाएगा -KQ1 Q2/R, ठीक है। वहां पे क्या हो जाएगा -KQ1 Q2/R। तो अगर आप R घटाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, विच इज गोइंग टू बी, है ना। तो ये बढ़े, मतलब यहाँ पे हम घटा रहे हैं तो राइट ये कम हो जाएगी, सॉरी, है ना। इट इज गोइंग टू डिक्रीज, राइट, माइनस का साइन है, जस्ट अपोजिट नेचर, इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। अब इन दोनों में जो भी इनकी वैल्यू आ रही है, इनमें हम ये कह रहे हैं ये वाला फोर्स डोमिनेट कर रहा है, दिस इज डोमिनेटिंग, है ना। ओवरऑल क्या हो रहा है, ये डोमिनेट कर रहा है, मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा है, राइट। तो क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव, नेट जो है वो नेगेटिव आती है। ये नेट का आपको डायग्राम दिया गया, नेगेटिव होती जा रही है जब तक फोर्स ऑफ सॉरी अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग। अब क्या हुआ, कौन डोमिनेट करना चालू हुआ, ये डोमिनेट करना चालू हुआ, यहाँ पे बैलेंस हो गया, है ना, ये बराबर हो गया इस पॉइंट पे। अब ये डोमिनेट करना चालू हुआ, इसका मतलब पॉजिटिव मैग्नीट्यूड बढ़ना चालू होगा, फिर ग्राफ क्या होगा, की तरफ टेंड होने लग जाएगा। A for attraction and R for repulsion. Attraction, repulsion. फिर से सुन लो भाई, जिन लोगों को नहीं समझ में आया। देखो ये जो है ना, पहले मैंने आपको बताया कि कौन कौन से बॉन्ड्स यहाँ पे, कौन कौन से लेट्स से इंटरेक्शंस हो रहे हैं, राइट, बॉन्ड बनाते टाइम पे। तो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव दोनों हो रहे हैं, राइट। अट्रैक्टिव किसके किसके बीच में हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के, अदर न्यूक्लियस के, है ना, ये हो रहे हैं दो। और रिपल्सिव कौन कौन से हो रहे हैं, न्यूक्लियस न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक। इनके कारण जो भी इंटरेक्शन आएगा, जो आपको फॉर्मूला पता है पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी रिपल्शन वाला कौन सा आएगा, KQ1 Q2/R। अब क्या हो रही है, R तो घट रही है ना, क्योंकि हम इनफाइनाइट से आ रहे हैं, तो R घटेगी मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, ये पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है और ये बढ़ेगी। मान लो पहले पहले लेट्स से 0 से +2 हुई, फिर +4 हुई, फिर +6 हुई, +8 हुई, ऐसे करके सो ऑन, ठीक है। ये बढ़ रही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्टिव वो क्या होगी, -KQ1 Q2/R। यहाँ R घटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव में है, इसलिए वी आर सेइंग कि ये घटेगी। और घट कैसे रही है, मतलब इसमें वैल्यू कैसे आएंगी, मान लो -3, फिर -6, -9 और बढ़ गई रहे, लाइक दैट, -12 ऐसे। हमने ये बोला किसी भी पॉइंट पे अट्रैक्शन और रिपल्शन में कौन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, तभी तो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के पास आ रहे हैं और बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनस ज्यादा है, इसका मतलब नेट क्या हो गई आपकी, -1 हो गई। फिर आपने थोड़े और टाइम के बाद देखी तो, है ना, डिस्टेंस चेंज की तो -2 हो गई, फिर -3 हो गई, राइट, लाइक दैट। ये कब तक ऐसा होता रहेगा, जब तक ये अट्रैक्शन डोमिनेट करता रहे, ठीक है। तो ये डोमिनेट कर रहा है, इस पॉइंट पे जाके ये डोमिनेट करना बंद हुआ जहां पे इक्विलिब्रियम रीच हो गया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड रिपल्सिव फोर्सेस दोनों बराबर आ गए, ठीक है, राइट। सॉरी पोटेंशियल नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर आ गए, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर आ गए, है ना, वहां पे ये, राइट, उस पॉइंट पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहां पे बराबर आ जाएंगे, वहां पे जाके ये आपको पता चल गया, ठीक है, क्या पॉइंट होगा। अब इसके बाद क्या है, पोटेंशियल एनर्जी डोमिनेट करना चालू करेगी, पोटेंशियल एनर्जी डोमिनेट सॉरी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू रिपल्शन डोमिनेट करना चालू करेगी, तो फिर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती जाएगी, पॉजिटिव होती जाएगी, ऐसे करके। जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम बनेगा उस पे हम बोलेंगे कि वहां पे ओवरलैप हो रहा है। हमने पहले ही बोला था बॉन्ड किसके कारण बन रहे हैं, बॉन्ड्स आर फॉर्मिंग ड्यू टू, ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है कि भाई यहाँ बॉन्ड किसके कारण बन रहे होंगे, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के कारण। हाँ सर वो
उस पॉइंट तक जो है वो दो एटम्स जो है एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे होंगे, लेकिन उसके बाद जब रिपल्शन फोर्स ज्यादा डोमिनेटिंग हो रहा ये है तो तब थियोरेटिकल है ना, ये ग्राफ क्या है, थियोरेटिकल। इसके बाद तो आगे आप डाल ही नहीं सकते दो एटम को, उनके बीच में जो जो मिनिमम डिस्टेंस है वो यही है, बॉन्ड लेंथ। इसके आगे और मिनिमम नहीं कर सकते। ये तो थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव है, पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर मान लो हम कर रहे होंगे तो हमें और एनर्जी देनी पड़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है पहले ये समझो। अगर हम कोई भी लेट्स से एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना एक्सप्लेन कर रहे हैं तो एक थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं ना कि ये लॉजिक लग रहा होगा, तो वो ये लॉजिक है थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर आर और कम कर देंगे तो क्या होगा। एक्चुअल में तो नहीं होगा, है ना, आर कम, इससे ज्यादा और आप दो न्यूक्लियस को एक दूसरे के पास नहीं कर सकते हो। ओके सर। और कोई डाउट? क्लियर है, इतना समझ में आ गया सबको? गुड। हाँ, इनफाइनाइट रहेगा, यस। अगर ये 0 पे मानेंगे तो इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेंगे, यस। ठीक है। मेरे को लगता है पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद नहीं था, राइट? लोग भूल गए थे पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट, है ना? हाँ ना बोलो। हम्म, ऐसे ही होगा जब 3 महीने हो जाएंगे ना, जब जो पढ़ा था वो सब भूल जाएंगे, इसीलिए रिवीजन जरूरी है। ठीक है, एनीवे चलो, अभी यहाँ पे ये ओवरलैपिंग हो गई कि बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू, बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू। अच्छा, मैंने कुछ एनसीईआरटी में पढ़ने को बोला था, पढ़ा था सब लोगों ने? कितने लोगों ने पढ़ा, हाथ उठाओ। पढ़ के यस और नो। अब लेट्स से आई एम लॉन्चिंग ए पोल, जिन्होंने सच में पढ़ा है हाथ उठाओ। हाथ मतलब पोल में यस नो कर दो। हाँ पल्लव, कुछ डाउट है? बोलो बेटा। सर वो आपका वॉइस लैग हो गया था सर, पोल किस लिए था? पोल था कि पढ़ के आए हो एनसीईआरटी में, आपको आयनिक बॉन्ड तक पढ़ने को, कुछ कुछ तो पढ़ने को बोला था मैंने। हाँ सर, बोला था आयनिक बॉन्डिंग और लाइक जो भी था लो स्ट्रक्चर वो पूरा पढ़ने को। ठीक है, गुड। तो देखो भाई, पढ़ते रहो। मैं कह रहा हूँ ना, मेरे को ब्लाइंडली फॉलो करते रहो, जो कह रहा हूँ बस वो करते रहो। आपकी केमिस्ट्री में नंबर नहीं आया तो बता, पर करो पूरा, ठीक है? अच्छा, पेपर आप लोग TWT दे रहे हो जितने भी, तो अभी कितने लोग ऐसे हैं जो प्रॉपरली जो है टाइम मैनेज करके अभी दे आर हैप्पी विद देयर लेट्स से अटेम्प्ट्स और परफॉर्मेंसेस? उनका टाइम मैनेज हो जाता है, दे फील लाइक कि हाँ ठीक है, मतलब देखो, एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी होती है कि आपका जो पोटेंशियल है उतना आपने डिलीवर किया या नहीं। मान लो आपने बहुत मेहनत की, आपको नॉलेज बहुत ज्यादा है, बट आपकी डिलीवरी वीक है, तो क्या हुआ? सब बेकार हो गया, पढ़ के भी इतना पढ़ा, राइट? तो हमें साथ मेहनत के साथ साथ ये भी देखना है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है, जो डिलीवरी है, वो बढ़ रही है या नहीं, है ना, अच्छी हो रही है या नहीं, राइट? और उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप पेपर जब आप दे के आओ तो आप सोचो कि आप देखो, ऐसा तो कभी होगा नहीं कि आपसे पेपर हमेशा सबसे बेस्ट हो जाए, है ना, मतलब जितनी भी एक भी सिली मिस्टेक ना हो, राइट? यू विल बी अनसेटिस्फाइड ऑल द टाइम, ठीक है? बट उस अनसेटिस्फेक्शन में भी सेटिस्फेक्शन ढूंढना है,
मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि आप पेपर देखोगे कहोगे एक भी मेरी मिस्टेक नहीं हुई, मैंने सारे क्वेश्चन सही टाइम मैनेजमेंट में सारे क्वेश्चन कर लिए। ये तो कभी नहीं होगा, आइडियल वर्ल्ड थोड़ी ना है, राइट? कि जो हम मांगेंगे मिल जाएगा, राइट? यस। हाँ, तो आपको उस अनसेटिस्फेक्शन में भी सेटिस्फेक्शन देखना है कि आपसे कितना हो गया। अगर आपने जितना सोचा था उसके आसपास आप पहुंच जा रहे हो, राइट, देन यू फील लाइक हाँ सेटिस्फाइड। भाई क्वेश्चन मुझे आते थे, मान लो आपके सामने 75 क्वेश्चंस आए सॉल्व करने को, एंड यू फील लाइक कि आप 60 कर सकते थे, एंड समहाउ यू आर एबल टू करेक्ट इट लाइक 54 और समथिंग, देन यू फील लाइक कि ठीक है, मतलब काफी कुछ अच्छा कर दिया। मैं चाहता हूँ वो सेटिस्फेक्शन आ रहा है या नहीं, कि भाई जितना आता था कर सकते थे उतने कर पाए और राइट आ गए, है ना? वो है सेटिस्फेक्शन, वो आ रहा है। हाँ, ठीक है। मतलब ये नहीं होना चाहिए पेपर में यार पेपर आता था और कर नहीं पाए या टाइम नहीं हुआ, दिस इज, ठीक है। मैं अभी ये TWT की बात कर रहा हूँ बेटा, आपका जेई मेन एग्जाम हुआ नहीं है, ठीक है? आप ही की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है राजदीप। तो एग्जाम में ठीक है, तो फिर आपको देखना है, राइट, कि आपका टाइम मैनेजमेंट वगैरह हो रहा है या नहीं हो रहा है। कितने लोग ऐसे हैं जो अभी भी टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? है कोई तो टाइम मैनेज अभी भी नहीं कर पा रहे, जब फील लाइक यार सर अभी भी नहीं हो पा रहा मेरे से? गुड सालवी, अच्छा है, आप इम्प्रूव करते रहो, राइट? अपने आप जितना आप अपने आप को घिसोगे ना, जितना आप अपने आप को पे ध्यान दोगे, इतना इम्प्रूव आप खुद हो जाओगे। जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। तो मैं यही कह रहा था कि लिख लिया सबने, ठीक है? तो बस मैं यही कह रहा था कि आप अपने ऊपर ध्यान दो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने मुझे फॉलो किया है देन आई एम श्योर कि आपको बहुत इंप्रूवमेंट आपके अंदर आ रहा होगा धीरे धीरे। इसका होमवर्क बस अब एक दो दिन में हम स्टार्ट कर देंगे, एक दो लेक्चर और हो जाए इसके बाद यू कैन स्टार्ट, ठीक है? चलो, ठीक है। तो अब बात आती है बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। हम यहाँ देख सकते हैं, अब ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि दो बॉन्ड्स जो हैं, दो मॉलिक्यूल जिनमें एक ही बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, बट बॉन्ड एनर्जी इज डिफरेंट, लेट्स से। अभी आप सॉल्व कर सकते हो मॉड्यूल, बट अगेन बहुत सारे क्वेश्चन इधर उधर हैं और पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया नहीं गया, इसलिए थोड़ा सा वेट करो फिर हो जाएगा। तो नाउ लेट्स फोकस अगेन, ठीक है? कि बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और इस कॉन्सेप्ट से क्या एक्सप्लेन हो रहा है वो समझा रहे हैं। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन H2, और एक एग्जांपल लेंगे F2 का। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p5। हाइड्रोजन H2 बन रहा है, इसका मतलब क्या है? 1s ऑर्बिटल दूसरे वाले 1s से, है ना? एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे, इसमें एक 1s इलेक्ट्रॉन है, राइट? मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन लेट्स से ऐसा है ना? एक और ये हाइड्रोजन एटम है, उसका भी एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है। ये दोनों आपस में कंबाइन होकर H2 बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है? दे आर गोइंग टू ओवरलैप विद ईच अदर, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं, 1s ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है? ये 1s ओवरलैपिंग हो रही है, तो इसमें क्या हो रहा है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ प्रेजेंट है, पेयर्ड हो गए, ठीक है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ पेयर्ड होकर प्रेजेंट है।
ठीक है, ये हो गया H2। and this part is overlapped part। so you can see यहाँ पे overlapping किसकी हो रही है, overlapping of atomic orbital। कौन से orbital है, 1s 1s, ठीक है। अब मान लो फ्लोरीन का एग्जांपल ले रहे हैं F2, तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे इस वाले P में एक इलेक्ट्रॉन है ना, P5। तो लेट्स से अगर मान लो ये Px है, ये Py है और Pz है ना, राइट ऐसे। तो यहाँ पे ये Pz पे एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। I am let's say drawing z axis like this। ये न्यूक्लियस हो गया, ये p ऑर्बिटल हो गया जिसमें आपका ये इलेक्ट्रॉन है लेट्स से। दूसरा ये अगेन दूसरा वाला फ्लोरीन एटम हो गया, ये फ्लोरीन एटम है, ये फ्लोरीन एटम है ना। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है लेट्स से लाइक दिस। और ये एक्सेस क्या है, जेड एक्सेस। कुछ भी ले सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है ना। जो भी एक्सेस लोगे आप ऐसे ही ड्रॉ करोगे, राइट। चाहे एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो, डजंट मैटर, राइट। दे आर गोइंग टू ओवरलैप, इनकी ओवरलैपिंग होगी, है ना। क्या बना, जैसे इन दोनों की ओवरलैपिंग हो गई। ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट हुआ। तो यहाँ पे किसकी ओवरलैपिंग हुई, ये ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल आ गए, राइट। यहाँ पे ओवरलैपिंग किसके कारण हुई, ओवरलैपिंग ड्यू टू 2p ऑर्बिटल। तो यू कैन सी कि यहाँ पे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग अलग है, यहाँ पे ओवरलैपिंग अलग है, और सिंस ओवरलैपिंग अलग है इसीलिए बॉन्ड एनर्जी अलग है। ठीक है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप की ओवरलैपिंग आ रही है, डिफरेंट टाइप की ओवरलैपिंग होने के कारण क्या होगा, राइट, डिफरेंट बॉन्ड एनर्जी आएगी। समझ में आ रही है, इस तरह से इन्होंने बॉन्ड एनर्जी भी एक्सप्लेन की। दो हाइड्रोजन और फ्लोरीन में क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, राइट। नेचर ऑफ ओवरलैपिंग अलग अलग है, इसलिए बॉन्ड एनर्जी अलग अलग है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, किसी में कोई डाउट तो कोई डाउट है इसमें। इसमें बात आती है दूसरी, और कभी कभी डबल बॉन्ड भी आ जाता है। डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, टू इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब और ओवरलैपिंग हो रही है। तो वी कैन से वन पॉइंट नोट, बॉन्ड स्ट्रेंथ एक और लेट्स से फैक्टर है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी के अलावा भी एक फैक्टर है बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना, डिपेंड्स ऑन और प्रोपोर्शनल टू extent of overlapping, is proportional to extent of overlapping। if overlapping increases, overlapping increases, bond strength increases, bond energy increases and bond length decreases। ठीक है, तो यहाँ पे दो बातें और समझ लेते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ
is inversely proportional to bond length. दो बातें और हैं, आगे कभी समझाएंगे इनको और डिटेल में, लेकिन अभी ये पैटर्न देख लेते हैं। बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, राइट? जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी मतलब उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, उतनी ज्यादा ओवरलैपिंग, राइट? ठीक है। अब पेयर्ड हो रहे हैं, मान लो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और वो पेयर्ड हो गए तो स्पिन चेंज होना ही पड़ेगा ना, चिंतित ना, पेयर्ड हो गए ना इलेक्ट्रॉन सब। So you don't need to see the values, है ना? You need to see pattern. किसका एनर्जी ज्यादा है कम है उसके फैक्टर हम आएंगे, इसीलिए मैंने बोला मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी ये समझ लेते हैं कि कहीं पे बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा है ना? एक मिनट, जस्ट 1 सेकंड। ओके, कहीं पे बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा है या इसका मतलब है बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लग रही है। और अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि वो एक दूसरे के पास हैं और न्यूक्लियस पास होते गए तो बॉन्ड लेंथ कम होती हो गई। तो इफेक्टिव इफ ओवरलैपिंग बढ़ती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ घटेगी, और इसलिए मैंने ये दो रिलेशन यहाँ पे लिख दिए। ओवरलैपिंग इंक्रीजेस मतलब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इंक्रीजेस। मतलब इफेक्टिवली ज्यादा ओवरलैपिंग हो रही है। इसको कैसे समझाते हैं? बॉन्ड लेंथ से समझाते हैं। जैसे मान लो, लेट्स से आई विल गिव वन एग्जांपल। जैसे मान लो CO2 में कार्बन ऑक्सीजन, जैसे CO2 बन रहा है और CO में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बन रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में, है ना, राइट, यहाँ पे इन दोनों कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, बॉन्ड बन रहे हैं। सृष्टि कहाँ, किसने पूछा था? हाँ, राइट, इनके बीच में बॉन्ड बन रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। अब हम इनमें बॉन्ड लेंथ देखेंगे और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ देखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी या फिर यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम होगी। क्यों बॉन्ड लेंथ कम होगी? मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन रहे हैं, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयर्ड हैं। इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियस एक दूसरे के पास आ जाएंगे, राइट? तो हम बोलेंगे ओवरलैपिंग ज्यादा हो रही है, ठीक है, इस केस के कंपैरिजन में, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है। अब बात होती है के बाद टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। बट बिफोर लेट्स से वी आर गोइंग टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, एक बात और लिख लो, वैलेंसी ऑफ, है ना, valency of any element is nothing but number of the covalent bond formed by that element. एक बात और ये याद रखनी है ना, valency of any element is nothing but number of covalent bond formed by that element. ये हम आयनिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये उसकी बात कर रहे हैं जो एलिमेंट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं उनकी वैलेंसी क्या है, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो उसकी वैलेंसी इससे देखी जा सकती है, वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट इज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय दैट एलिमेंट। और क्या लिख सकते हैं नोट में? एक और बात है कि कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है ओवरलैपिंग ऑफ पार्शियली फिल्ड और हाफ फिल्ड, अच्छे, है ना, हाफ फिल्ड, पार्शियली फिल्ड की जगह हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स।
एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब है ओवरलैपिंग of fully filled and vacant atomic orbital, or you can say empty atomic orbitals. तो यहाँ पे देखो हमने जब कोवेलेंट बॉन्ड की बात की थी, we have seen that over here 1s1 1s1 क्या है, हाफ फील्ड है, आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, मतलब इक्वल शेयरिंग है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ये पूरे इसको कोऑर्डिनेट करता है, राइट। तो इनकी ओवरलैपिंग फुल्ली फिल्ड और हाफ फुल्ली फिल्ड एंड एम्प्टी है ना, या वैकेंट ऑर्बिटल है, इनकी ओवरलैपिंग होगी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। फिर ये बात, कोवेलेंट बॉन्ड में इक्वल पार्टिसिपेशन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक के पास कुछ भी नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब पूरा फुल्ली फिल्ड लेट्स से ऑर्बिटल है, और ये वैकेंट ऑर्बिटल है, इनकी ओवरलैपिंग होगी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है बात, ठीक है। तो चलते हैं समझते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। इसमें हम बात करेंगे पॉजिटिव ओवरलैपिंग, पहला टाइप है पॉजिटिव ओवरलैपिंग। हाँ बोलो सर, आपने लिखा था कि वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड। तो सर उसमें एक भी एक्सेप्शन नहीं है क्या? होंगे एक्सेप्शन होंगे, बिल्कुल होंगे। अच्छा सर। ठीक है, और सर वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला पार्ट एक बार समझा दीजिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हमने क्या समझाया था कि एक एलिमेंट दूसरे को लोन देता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा ही तो था। यस सर। हाँ, तो जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसमें तो ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो गया, फुल्ली फिल्ड। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। यस हाँ। दूसरे को दे रहा है तो किसको देगा, जहाँ पे खाली होगा वहीं पे देगा ना। हाँ हाँ, तो फिर क्या हो जाएगा इस तरह से, वी आर गोइंग टू से कि ओवरलैपिंग बिटवीन fully filled and vacant orbital is coordinate bond। ओके सर। ठीक है, तो अब ये है, इसमें टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की बात करते हैं, तो उसमें है पॉजिटिव ओवरलैपिंग, दैट इज नथिंग बट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो साई ए प्लस साई बी आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स के वेव फंक्शन है साई ए एंड साई बी, तो इससे एक साई ए बी बन जाएगा, विच इज गोइंग टू बी ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों की स्पिन सेम उस पे होगी। तो अगर मान लो मैं बात करूं, इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो एक होता है एसएस ओवरलैप, सेकंड है एसपी ओवरलैप, एंड थर्ड है पीपी ओवरलैप। समझते हैं यहाँ पे, पहले एसएस ओवरलैप सिंपल। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन्स के साथ वेव एसोसिएटेड होती है ना, इलेक्ट्रॉन्स के साथ वेव एसोसिएटेड होती है या नहीं। हाँ, तो बस वो वेव आपस में, जो इलेक्ट्रॉन के लेट्स से वेव फंक्शन है, वो आपस में क्या है, उनके बीच में फेज डिफरेंस है नहीं है, क्या है, उसके बेसिस पे पॉजिटिव और निगेटिव बोल रहे हैं। तो पॉजिटिव का मतलब है दोनों का फेज सेम है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस हो गए। ठीक है, तो एसएस ओवरलैप का मतलब क्या है, एक एस ऑर्बिटल लेट्स से ये प्लस है, और दूसरा एस ऑर्बिटल विच इज आल्सो प्लस is going to, plus or minus is what telling you the whether the both electrons are having same phase or different phase। ठीक है, फेज डिफरेंस की बात हो रही है। ठीक है,
स्पिन की बात नहीं हो रही है, फेज डिफरेंस की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन की वेव का फेज डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे दोनों सेम फेज में है, तो फिर क्या से बन जाएगा, यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल इन दोनों की ओवरलैपिंग हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन मतलब इन दोनों की लेट्स से एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होने के कारण ये एसएस ओवरलैप ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स है ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये प्रोपोर्शनल होती है साई ए के होल स्क्वायर के बराबर, ये प्रोपोर्शनल होगी साई बी के होल स्क्वायर के बराबर। तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, साई ए प्लस साई बी के होल स्क्वायर के बराबर। So you can understand psi a square plus psi b square plus 2 psi a psi b। तो इनकी ओवरलैपिंग, एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होने के कारण है ना, विच ये हो गया ना, विच इज इक्वल टू psi a b square, राइट। इनके कारण क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होने के कारण प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगी, इनके इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी से ज्यादा हो जाएगी। कैसे, फिर से समझते हैं, सुनो ध्यान से। मान लो इस पे इसका इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन था साई ए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, इस एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर थी, साई ए स्क्वायर के बराबर, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये साई भी बना, राइट। इस पे इलेक्ट्रॉन के लेट्स से ऑर्बिटल के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, साई बी। इनके कारण ये साई ए भी बन गया, मान लो दोनों ऐड हो गए, राइट। पॉजिटिव ओवरलैप हो गया। पॉजिटिव ओवरलैप होने के कारण क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, 2 साई ए साई बी, ठीक है। तो साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर तो ऑलरेडी एटॉमिक ऑर्बिटल के कारण आ रहे थे, यहाँ थोड़ी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। इसका मतलब क्या है, कैटायंस नहीं है, ये फेस है। अच्छा छोड़ो ये सब, ठीक है। इतना केवल समझ लो अभी के लिए, पॉजिटिव ओवरलैप का मतलब क्या है, लेट्स फॉरगेट अबाउट ऑल दीस थिंग्स। केवल इतना मतलब ये है कि अभी ओवरलैपिंग आपको बता दी, तो ओवरलैपिंग हम कर रहे हैं ना, प्रोबेबिलिटी की बातें हटा दे रहे हैं, राइट। हम ओवरलैपिंग कर रहे हैं, है ना, कि इलेक्ट्रॉन की जो वेव है उसका जो लेट्स से फेज डिफरेंस है वो क्या सेम है या अपोजिट है, इसके हिसाब से कर रहे हैं। तो ये प्लस का मतलब है सेम सेम, समझाने के लिए बस। यहाँ पे माइनस लिख देंगे तो अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एसएस ओवरलैप हो गया। एसपी ओवरलैप क्या होगा, एक एस ऑर्बिटल हो गया और एक पी ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। ये प्लस, लेट्स से ये प्लस, तो ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे और ये एसपी ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, ये एसपी ओवरलैप हो गया। और पीपी ओवरलैप कैसे हो जाएगा, पीपी ओवरलैप, एक पॉसिबिलिटी पीपी ओवरलैप की ये है कि आपस में ही ओवरलैप हो गए, प्लस प्लस, है ना। एक पी यहाँ पे था, एक पी यहाँ पे था, दोनों प्लस प्लस, तो ये ओवरलैप हो गया, राइट। ये पीपी ओवरलैप हो गया। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये है ना, ये मान लो इसमें फर्स्ट और ये सेकेंड, इसको बोलते हैं एक्सियल ओवरलैप, ओवरलैप है। और दूसरी प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी क्या है कि एक पी ऐसा है, दूसरा पी ऐसा है, और ये आपस में ओवरलैप हुए तो क्या हो गया, ऐसे ओवरलैप हो गए। इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल ओवरलैप और लेटरल ओवरलैप, है ना। ये एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस,
मतलब जिसपे दोनों न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर रहे हो, ऐसी एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का मतलब क्या है? ऐसी एक्सिस जिसपे है ना न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, ठीक है। तो ये अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है ना, एक्सिस एट विच न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। लेटरल ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? न्यूक्लियस ये हो गए परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर इन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो क्या बोलते हैं? लेटरल ओवरलैपिंग। परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो ये आप लिख लेते हैं नोट, एक्सियल ओवरलैपिंग मींस सिग्मा बॉन्ड। एक्सियल ओवरलैपिंग means sigma bond, and lateral overlapping means pi bond, sigma and pi, sigma and pi bond, ठीक है। Hence sigma bond is formed due to overlapping of SS orbital, sp orbital and pp orbital, ठीक है। अब pp ऑर्बिटल में थोड़ा और हम समझा सकते हैं। एस ऑर्बिटल देखो, एस का तो कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो हमेशा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होगा। sp ऑर्बिटल है ना, तो sp ऑर्बिटल में थोड़ा स्पेसिफाई कर सकते हैं, s एंड pz ऑर्बिटल इफ z इज है ना इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। कौन कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है? एक्सियल ओवरलैपिंग ना, अलोंग द एक्सिस। मान लो ये दो इंटरन्यूक्लियर है ना, ये वाली एक्सिस है, इसके अलोंग ही हो रही है ये ओवरलैपिंग है ना, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो रही है, तो ये एस ओवरलैप, एसपी ओवरलैप। और पी में भी कौन सा वाला पी चाहिए? जिसपे ये एक्सिस रिप्रेजेंट, जिसपे ये न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। तो अगर ये मान लो जेड एक्सिस पे प्रेजेंट है, तो एसपी ओवरलैप में एसपी जेड, एसटी ओवरलैप, ठीक है। जेड इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड पीपी ओवरलैप, पीपी और लेट्स से पीबी ओवरलैप लिखना है, ठीक है। एसपी ऑर्बिटल एंड पीपी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल लिख देते हैं पीपी ऑर्बिटल। इसमें क्या होना चाहिए? pz if z is internuclear axis, ठीक है। एंड पाई एंड हेंस दूसरा पॉइंट, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ pp ऑर्बिटल। कौन से वाले p? px px और p by py if z is internuclear axis, ठीक है। तो इस पॉइंट को फिर से समझेंगे, फिर से जाते हैं बैक में। तो मैंने बोला पॉजिटिव ओवरलैपिंग, उसमें भी बोला इन दोनों का फेज डिफरेंस सेम होना चाहिए, और इस तरह से फिर ओवरलैपिंग बताता गया। देखो एसएस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो सकती है, एसपी ऑर्बिटल की, पीपी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो सकती है, लाइक दैट। उसमें पीपी ऑर्बिटल में की ओवरलैपिंग में लेट्स से केसेस आ गए कि ये तो अलोंग द एक्सिस हो जाए या फिर ऐसे है ना परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो जाए, लेटरल ओवरलैपिंग हो जाए। तो अगर अलोंग द एक्सिस, उसको बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का मतलब है एक्सिस एट विच न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरह के बॉन्ड बन रहे हैं, देखो ये ओवरलैपिंग और ये ओवरलैपिंग अलग अलग है। सो वी हैव टू डिफाइन
तो हमने बताया एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब है सिग्मा बॉन्ड और लेटरल ओवरलैपिंग का मतलब है पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। अब हमने फिर सारी बातें फिर से दोबारा बता दी कि सिग्मा बॉन्ड का मतलब है अगर एसएस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही हो, एस तो वैसे भी कोई डायरेक्शन नहीं है, अगर न्यूक्लियस किसी भी डायरेक्शन, दो डायरेक्शन में प्रेजेंट है, मान लो अपने बोला न्यूक्लियस जो है वो इस डायरेक्शन में प्रेजेंट है, मान लो ये एक्सिस बना दी, तो ये भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, सॉरी, जो भी ओवरलैपिंग होगी वो अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी, राइट। तो किसी भी डायरेक्शन में आप ड्रॉ कर दो, न्यूक्लियस से पास होने वाली एक्सिस के अलॉन्ग ही बस ओवरलैपिंग होने वाली है। किसी भी डायरेक्शन में आप एटम है ना ड्रॉ कर दो, जब भी ओवरलैपिंग होगी हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, एस ऑर्बिटल की। एस और पी में हमने यहाँ पे मेंशन किया एस पी जेड। अगर मान लो ये एक एस है ना, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है यहाँ पे नहीं, बट यहाँ पी वाई लिखा हुआ है ना, ये जेड एक्सिस है, तो क्या इनके बीच में एक्सियल ओवरलैपिंग हो सकती है? नहीं हो सकती, राइट। सो दैट्स व्हाई आई हैव टू मेंशन कि अगर ये जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, यहाँ पी कौन सा वाला होना चाहिए? जेड होना चाहिए। अब यहाँ पे जो भी है ना ओवरलैपिंग होगी वो अलोंग द एक्सिस होगी, तो पी जेड। अगर मान लो किसी ने यहाँ वाई लिख दिया, वाई इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो एस एंड पी वाई हो जाएगा। किसी ने लिख दिया एक्स इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो एस एंड पी एक्स। अंडरस्टूड? इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एसपी ऑर्बिटल के ओवरलैप के बीच में सिग्मा बॉन्ड कौन बनाएगा, ठीक है। बात आती है पीपी ओवरलैप की। पीपी ओवरलैप में भी यही बात है, अगर हमें एक्सिस के अलोंग चाहिए तो अगर जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो पीजेड ओवरलैप करेंगे, और अगर हमें पाई बॉन्ड चाहिए तो जेड अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो पीएक्स या फिर पीवाई आपस में, ना तो पीएक्स पीवाई है ना, ये भी नहीं हो सकता। मान लो ये जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और हमने यहाँ पे पीवाई ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे पीएक्स ड्रॉ कर लिया, क्या ये आपस में ओवरलैप कर पाएंगे? नहीं, एक आगे अंदर बाहर जा रहा है और एक ऊपर नीचे जा रहा है, राइट। सो देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी लेट्स से ओवरलैपिंग। तो दोनों सेम होने चाहिए, पीएक्स या फिर पीवाई अगर जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। हाँ ये हम कह सकते हैं, राइट। पल्लव करेक्ट। और कोई डाउट? इतना समझ में आया? हेलो सर। हम्म, सर आपने जो ऑर्बिटल्स पे प्लस माइनस लिखा है वो क्या था, मैं वो नहीं समझा। फेज वो फेज बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की वेव का फेज है एक्चुअली। हम यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से बता रहे हैं, बाद में अभी हम थोड़ी देर में ये बात लिखा देंगे नोट कि जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं वो केवल पॉजिटिव ओवरलैप के कारण फॉर्म होते हैं, तो ये लिख लो नोट करके। ओके सर। बॉन्ड इज ओनली फॉर्म ड्यू टू पॉजिटिव ओवरलैपिंग। हम आगे और अलग तरह की ओवरलैपिंग भी आपको समझाएंगे, उनमें है नेगेटिव ओवरलैपिंग एंड जीरो ओवरलैपिंग, बट जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो केवल और केवल पॉजिटिव ओवरलैप के कारण फॉर्म। तो लिख लो ये बात, bond is formed only due to positive overlapping। तो ये जो अभी पढ़ाया है ना, जस्ट अभी जो पढ़ाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड क्या है, राइट। इस पे थोड़ा सा भी बात करेंगे, देन मैं छोड़ दूंगा आपको। सिग्मा बॉन्ड का मतलब है एक्सियल ओवरलैपिंग एंड पाई बॉन्ड का मतलब है लेटरल ओवरलैपिंग एंड इक्वेटोरियल ओवरलैपिंग। अगर y इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो एस पी वाई बनाएंगे, एस पी वाई और पी वाई बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड, पीएक्स एंड पीजेड बनाएंगे पाई बॉन्ड। बोलिए जल्दी श्रेया, क्या डाउट है? हाँ सर मुझे नहीं आया क्या नहीं आया समझ में? वो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड वाला पार्ट। कोई बात नहीं, अभी समझा रहे हो। तो जैसे अगर मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल ले रहा हूँ O2 का। अभी तक हम ये जानते थे O2 का मतलब ये है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। नाउ वी आर मच मोर इंटरेस्टेड इन बॉन्ड एनर्जी वाला पार्ट, ठीक है। हम जानना चाहते हैं कौन सी वाली ओवरलैपिंग है, देन ओनली वी कैन से ना
व्हाट इज गोइंग टू बी एनर्जी, क्या पैरामीटर है, लाइक दिस। तो ये हम देखते हैं। ऑक्सीजन क्या है, व्हाट इज द ऑक्सीजन, लेट्स से 8, सो 1s2 2s2 2p4, so let's draw 1s2 2s2 2p4, ये 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दीज आर गोइंग टू फॉर्म 2 बॉन्ड्स, है ना। ये जो है वो 2 बॉन्ड बनाएंगे। कौन कौन से बॉन्ड बनाएंगे, मान लो ये px है, ये py है, ये pz है, किसके साथ बनाएंगे, दूसरे वाले ऑक्सीजन के साथ, 1s2 2s2 2p4, तो है ना, यहाँ py हो गया pz। लेट्स से z इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, है ना। यहाँ पे एक ऑक्सीजन, इस वाले ऑक्सीजन के ये 2 p ऑर्बिटल हैं, एक लेट्स से py, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, एंड pz जो along the axis है, राइट, दिस इज pz, दिस इज py, राइट, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ये ऑक्सीजन हो गया एक। दूसरा वाला ऑक्सीजन कैसा होगा, सिमिलरली ऐसा ही होगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है pz में और py में, ठीक है। अब इनकी ओवरलैपिंग हो रही है, तो कौन कौन ओवरलैप करेगा, pz ओवरलैप करेगा, py ओवरलैप करेगा, तो क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ। अब ऑब्वियस सी बात है, मैं इसको ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ उतनी आसानी से, ठीक है, तो क्योंकि 2D में लिख रहा हूँ तो ऐसे मैं लिख दूंगा, ये ओवरलैप ऐसा हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो इन दोनों के बीच में ऐसे ओवरलैप हो जा रहा है। तो ये ऐसे हो गया एक तरह से, है ना, ऐसे जोड़ दिया हमने इनके बीच में। तो ये अगर ये ओवरलैप हो गया py तो इसको बोलेंगे पाई बॉन्ड और इसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड, ये 2 ओवरलैपिंग है। ये भी ऑक्सीजन एटम है। यहाँ पे क्या हो गया, O2 में, है ना, O2 में you can say 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। अब बताओ श्रेया, आपका डाउट क्लियर हुआ? हाँ सर। सर परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कैन यू एक्सप्लेन, तो भाई ये देख लो, जो भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर y भी हो जाएगा और z भी मतलब x भी हो जाएगा। तो अलोंग द लेट्स से y डायरेक्शन अगर ओवरलैपिंग होगी तो py की ओवरलैपिंग होगी तो भी पाई बॉन्ड बनेगा, px के अलोंग अगर ओवरलैपिंग होगी तो भी, है ना, पाई बॉन्ड बनेगा। सर अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का मतलब क्या हुआ? अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मतलब क्या होता है, उसके साथ साथ, राइट, इन दैट मतलब वो डायरेक्शन। जो बीच में लाइन बना रहा है वो। हाँ, ये जैसे ये एक्सिस है ना, तो हाँ, इसी एक्सिस के अलोंग, मतलब इसी एक्सिस पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरलैप हो रही है, राइट, तो समझ। हाँ। py कैन नॉट बी इन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, क्योंकि हमने पहले डिफाइन कर दिया है कि z इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जनरली ये कन्वेंशन है कि z को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लेते हैं जनरली। तो अगर आप चाहो तो आप ड्रॉ कर लो कुछ और, आपको इससे मतलब थोड़ी ना है, आपको इससे मतलब है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स और सिग्मा बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे नेगेटिव ओवरलैपिंग एंड और बहुत सारी बातें जो भी हैं वो इससे आगे जुड़ी हुई हैं बताई जाएंगी। सुपर ऑक्साइड इज O2 माइनस, सुपर ऑक्साइड इज O2 माइनस। अब कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, बस खत्म कर रहे हैं क्लास, छोड़ रहे हैं आपको, ओके। तो सुपर ऑक्साइड इज O2 माइनस 1, ठीक है, वो में O2 माइनस 1, तो KO2 इज सुपर ऑक्साइड।
नेक्स्ट क्लास के बाद दूंगा होमवर्क आपको, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो जाएगी फिर देता हूँ, ठीक है।